दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनिशिएंट हिस्ट्री की प्राचीन भारत के बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरा प्राचीन भारत को कंप्लीट करेंगे और वो भी मात्र 30 मिनट के अंदर हम पूरा इसको कंप्लीट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 30 मिनट के अंदर, और फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री को हम पढ़ें। पूरा कंप्लीट रिवीजन आपको कराया जाएगा। उससे पहले कल जो भारत चीन सीमा पे हुआ, काफ़ी दुखद हुआ, और जो हमारे शहीदों को वीर गति प्राप्त हुई उसके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और जल्द ही भारत भी अपना बदला जरूर लेगा। कुछ आंकड़े आए हैं कि चाइना के सैनिकों को भी मारा गया है, और भारत भी अभी आगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी बताया गया है कि जल्द ही बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो इसी आशा हम ऐसी करेंगे कि कुछ अच्छा बदला लिया जाएगा चाइना के साथ। तब तक आप सभी लोग अब इस वीडियो में ध्यान दीजिए। हम प्रारंभ करने वाले हैं इस एंशिएंट हिस्ट्री को। हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एंड कहाँ करेंगे, ये सारी चीज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो प्राचीन भारत, जी हाँ, प्राचीन भारत की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसे ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, मैं कम लिखूंगा, बोलूंगा ज्यादा। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम तीन और नाम से भी जानते हैं। एक हो गया आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, और तीसरी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। जी हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता और आपकी ब्रॉन्ज सभ्यता। ठीक है, ये तीनों नाम से इस सिविलाइजेशन को जाना जाता है। जो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम इंपोर्टेंट चीजें देखते हैं वो है इस इंडस सिविलाइजेशन का कहाँ कहाँ इसके कुछ प्रमुख स्थान हैं। जैसे हड़प्पा आपको देखने को मिलेंगे, लोथल आपको देखने को मिलेगा, मोहनजोदड़ो आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे ही आपको अलग अलग जो आपके जगह हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो इसके बारे में हमें जो पता चला है वो खुदाई के द्वारा हमने देखा है कि बड़े एक पूरा का पूरा शहर ही हमारे सामने आया है। तो हम इसके माध्यम से पता लगा पाए। क्वेश्चन आता है किस मीडियम से हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता है, तो खुदाई के माध्यम से हमें पता चला है कि एक सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी उस टाइम पे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है, दयाराम साहनी जी को दिया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। और जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो टाइम पीरियड है आपका 2400, इसका जो टाइम पीरियड है आपका 2400 से 1700 बीसी, 2400 से 1700 बीसी तक आपका इसका टाइम पीरियड माना जाता है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग दिखेगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 2400 से 1700 बीसी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ब्रॉन्ज सभ्यता, तीन नाम से जाने जाता है। खुदाई के माध्यम से हमें पता चला इसके बारे में, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो अलग अलग नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से यहाँ पर देखी गई है ये, इसलिए ज्यादा चीजें हड़प्पा में मिली है, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता से भी इसे रिलेट किया गया। लोथल क्या था, लोथल इनका डॉकयार्ड था बोले तो बंदरगाह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बंदरगाह आपको यहाँ पर देखने को मिलता था। लोथल ऐसी जगह थी जहां पर आपको बंदरगाह देखने को मिले। तीसरी चीज, ये जो मोहनजोदड़ो है ये ग्रेट है। ग्रेट का मतलब क्या है, देखिए जो ग्रेट का मतलब है वृद्ध। तो वृद्ध से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी, मोहनजोदड़ो से इसका संबंध होगा। ग्रेट ग्रैनरी की मैं बात करता हूँ, ग्रेट आपका बाथरूम की बात करता हूं, तो स्नानागार या आपका अन्नागार, यहां पर हम अन्न को रखते हैं, या स्नानागार। तो ग्रेट का संबंध था आपका मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा सभ्यता, देखिए ग्रैनरी, 7 अनाजों की खोज, ग्रैनरी, अगर नॉर्मल ग्रैनरी होगा तब आपका आएगा हड़प्पा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ग्रेट आएगा तब आपका आएगा दयाराम साहनी। इस चीज को समझिए, अगर नॉर्मल ग्रैनरी की बात हो रही है तो ग्रैनरी आपकी हड़प्पा सभ्यता से आपको ग्रैनरी ज्यादा देखने को मिली। बट जो आपकी ग्रेट की बात हो रही है तो ग्रेट आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल कंप्लीटली समझ आ गया होगा। ठीक है, इतना हो गया होगा। इसके बाद जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके जो प्रमुख गॉड थे वो आपके पशुपतिनाथ, मतलब
ये जो सिविलाइजेशन थी इसमें पशुओं को बहुत प्रमुख भाग पशुओं का देखा जाता था, चारे के रूप में, भोजन के रूप में, दूध के रूप में। तो पशुपतिनाथ, इसीलिए पशु प्लस पति प्लस नाथ। तो ये जो पशुपतिनाथ है, ये जो पशुपतिनाथ है, इसमें जो पशु हैं उनको रक्षा करने के लिए, उनको एक देवतुल्य मानने के लिए, उनके ऊपर कोई गलत काम ना करे, इसको मानने के लिए इसे धर्म से जोड़ा गया। और धर्म से जोड़ने के बाद इसे एक भगवान के रूप में देखा गया जो पशुओं की रक्षा करते हैं। पशुओं के पति मतलब केयर टेकर, नाथ मतलब केयर टेकर, तो पशुपतिनाथ का मतलब हो गया जो पशुओं का केयर टेकर हो। तो उस रूप में धर्म के रूप में जोड़ा गया ताकि पशुओं की अच्छी से रक्षा हो सके और उनसे हमें अच्छी तरीके से उत्पादन मिल सके। तो ये इनका प्रमुख जो गॉड थे वो पशुपतिनाथ थे, किनके, इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, वो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, वो अगर मैं बात करता हूं आज के परिप्रेक्ष्य में, तो ये आज के परिप्रेक्ष्य से भी ज्यादा नगरीय सभ्यता मानी जाती है, नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ की फसलें, प्रमुख फसलें। तो जो यहाँ की प्रमुख फसलें थी वो आपकी गेहूं और जौ, गेहूं और जौ यहाँ की जो प्रमुख। अगर हम इसके बाद देखेंगे तो यहाँ की फसलें, तो फसल आपकी गेहूं प्लस जौ, गेहूं प्लस जौ, गेहूं प्लस जौ आपको यहाँ की प्रमुख फसल देखने को मिलेगी। ये थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका टाइम पीरियड था 2400 से 1700 बीसी। इसके बाद इंडस वैली के बाद आती है आपकी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आती है आपकी कौन सी, वैदिक सभ्यता। आप बिल्कुल इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करिएगा, कंप्लीट क्या है। इसके बाद आती है आपकी क्या, वैदिक सभ्यता। अभी हमने पढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने टाइम पीरियड देखा था 2400 से 1700, 2400 से 1700 का जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता है। इसका जो टाइम पीरियड है आपका करीबन ये माना जाता है 1500 से लेके 600 बीसी तक आपको ये देखने को मिलेगा। और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता आपको दो भागों में वैदिक सभ्यता को बांटा हुआ देखने को मिलेगा। दो सभ्यता में आपको वैदिक सभ्यता को बांटा हुआ देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल, और एक मिलेगा आपको पोस्ट वैदिक काल, पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल और पोस्ट वैदिक। ऋग्वेद मतलब इसमें क्या था, ऋग्वेद का इसमें ही मिलता है आपको। ऋग्वेद का वर्णन आपको ऋग्वेदिक काल में देखने को मिलेगा। इसी में आपको गायत्री मंत्र का भी वर्णन देखने को मिलेगा, गायत्री मंत्र का भी। और ऋग्वेद से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, ऋग्वेद से आपको क्वेश्चन जो बनते हैं आपने बहुत बार देखा होगा, इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 10 मंडल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत बार ये पूछा गया है कि ऋग्वेद में, ये पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 1028 इसमें आपको मंत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 मंत्र। इसमें आपको गायत्री मंत्र का देखने को उल्लेख भी देखने को मिलता है, गायत्री मंत्र का आपको देखने को मिलता है। और इसी ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में सबसे बड़ी नदी या समृद्ध नदी जो इनकी थी वो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी, इंडस रिवर। बट अगर धार्मिक दृष्टिकोण से कहूं तो पवित्र नदी आपकी सरस्वती नदी थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बड़ी नदी सिंधु नदी, धार्मिक या पवित्र रूप से देखूं तो सरस्वती आपकी इनकी प्रमुख नदी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पोस्ट वैदिक में। तो पोस्ट वैदिक में आपको यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीनों वेद आपको, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आपको पोस्ट वैदिक एरा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपका यजुर्वेद था इसका संबंध आपका यज्ञ मंत्रोच्चार से रिलेटेड था, सामवेद आपका संगीत से रिलेटेड था, और जो अथर्ववेद था इसमें मंत्र, वशीकरण, जादू, टोना, इस चीज से रिलेटेड ही आपको इस पोस्ट वैदिक एरा में देखने को मिलेंगे। पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आपको इन दोनों सभ्यताओं में थोड़ा सा अंतर बता देता हूं। एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूं इन दोनों सभ्यताओं का मेन डिफरेंस क्या है। अब देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और आपका जो वैदिक एरा है, जो वैदिक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी ब्रॉन्ज एज, ठीक है,
वैदिक जो है आपकी आयरन से रिलेटेड था, आयरन की खोज हुई है, आयरन का काम हुआ है वैदिक एरा में। आगे देखेंगे किस तरीके से आयरन ने पूरी सब चीजों को, पूरी राजनीति को, पूरी भौगोलिक परिस्थितियों को, सब कुछ को बदल दिया इस लोहे ने। बात करेंगे दूसरी पॉइंट, तो ये लोग जो जो दादा थे ये ज्यादा आपकी ट्रेडिंग में विश्वास करते थे, व्यापार में विश्वास करते थे, व्यापार ज्यादा चलता था। बट इस एरिया में आप देखेंगे एग्रीकल्चर का आपको बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर वैदिक एरा में लोहे की खोज हुई तो एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हुए। यहाँ पर आप ट्रेडिंग, पशु व्यापार, पशुओं के माध्यम से या अन्य माध्यमों से ट्रेडिंग की जाती थी। ठीक है। तीसरी चीज ये जो था आपका मात्र सत्तात्मक राज्य था। यहाँ पर आपका मात्र सत्रात्मक था और ये आपका पैट्रियाटिक थी, ये पितृ सत्रात्मक था। ठीक है। यहाँ मात्र सत्ता थी, यहाँ पितृ सत्ता थी, आप समझ सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, जो मैंने आपको बताया, अर्बनाइजेशन या नगरीय सभ्यता, और ये है आपकी ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता ये थी आपकी अर्बनाइजेशन, ये है आपकी ग्रामीण सभ्यता। ठीक। इनके मैं अगर प्रमुख भगवान की बात करता हूं तो पशुपतिनाथ, जैसे मैंने आपको बताया था, पशुपतिनाथ जी इनके प्रमुख गॉड थे। बट दूसरी तरफ अगर मैं इनकी बात करता हूं तो यहाँ पर इंद्र आपको देखने को मिलेंगे प्रमुख गॉड के रूप में। इंद्र आपको देखने को मिलेंगे किसमें, वैदिक एरा में इंद्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। मात्र सत्तात्मक, पितृसत्रात्मक, नगरीय, ग्रामीण, पशुपतिनाथ, इंद्र, और ट्रेडिंग, व्यापार, एग्रीकल्चर, ये कुछ। बट एक क्वेश्चन ये आता है बार बार कि जो ये नगरीय सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस पद्धति से बने रहते थे? तो मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता के घर आपको ग्रीड पद्धति से बने होते थे। ग्रीड पद्धति क्या होती थी? तो ये एक इस प्रकार की पद्धति होती थी। ग्रीड पद्धति आपकी इस प्रकार की एक पद्धति होती थी, जिसमें ग्रीड पद्धति ये आपके एक इस प्रकार के घर रहते थे जो एक समान से, जैसे आजकल की हम बोलते हैं मेट्रोपोलिटन सिटीज में आप देखेंगे अब जो नए मास्टर प्लान आ रहे हैं उसमें सब एक तरीके से होगा। तो जब कभी भी कुछ हवा का झोंका आता था या कुछ चीज भी होती थी तो वो बिल्कुल सीधे इस रास्ते से, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे इस तरीके से निकला करती थी। मतलब रास्ते में कोई भी गंदगी होगी या कुछ भी होगा तो एक तरफ से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। इनके बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर होते थे, बिल्कुल जो सीवरेज है उसका प्रॉपर सिस्टम होता था। तो एक ग्रिड सिस्टम बेस्ड इनकी कॉलोनीज होती थी, ग्रीन सिस्टम बेस्ड इनका शहर होता था। तो ये ग्रिड पद्धति के माने जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इसके बारे में प्रमाण हमें कैसे मिले हैं, खुदाई के माध्यम से हमें पता चला है सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, किस तरीके से वहां पर पूरा हुआ, किस तरीके से हमें ग्रेट चीजें मिली, जो मिली हमें मोहनजोदड़ो में। ठीक है। नेक्स्ट ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के आगे का क्रम समझने के लिए हमें थोड़ा सा मैप की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा मैप की तरफ मैं आपको ले जाता हूं, तो थोड़ा सा मैप की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा तो आप मैप में ध्यान से देख रहे होंगे। ये मैप है, ये मैप है, मैं आपको मैप में दर्शाने की कोशिश करता हूं। आप देख रहे होंगे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, करीबन ये जो एरिया है पूरा, ये एक समय पे पूरा ये सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है ये एरिया। और ये है गंगाटिक या यमुना प्लेन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। यमुना या गंगाटिक प्लेन ये सिंधु घाटी का प्लेन है। ठीक है। और इस एरिया में इससे आगे वेस्ट एशिया जो हमारा मिडिल एशिया है, सॉरी मिडिल एशिया का जो एरिया था, यहां से आगे की जो हमने क्रम पढ़ा, हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्या, वैदिक। वैदिक के बाद क्या हुआ, वैदिक के बाद का जो फ्लो चार्ट है वो आपके सामने, वैदिक के चार्ट ये है जो हमारे यहाँ के मध्य एशिया के थे। मध्य एशिया का जो रीजन था उसके बाद हुआ है आपका 16 महाजनपदों का उदय। 16 महाजनपदों का उदय हुआ है। वो क्यों हुआ है वो मैंने आपको बताया था। वैदिक एरा में आपने देखा कि आयरन किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। जो आयरन है, जो हमारा आयरन है वो आपकी सेना प्लस कृषि, कृषि में नए नए औजार मिलने से, कृषि में नए नए औजार मिलने से, इस सिविलाइजेशन में आयरन का यूज होने से, लोहा होने से नए नए औजार मिले, हल चलाया गया, कुदाल मिली, आपको अदर कृषि के औजार मिले। दूसरी तरफ सेना को सुदृढ़ करने के लिए राजाओं के पास, अब राजाओं के पास सेना को सुदृढ़ करने के लिए आपके अस्त्र शस्त्र सब होने लगे जो आपका इस चीज में यूजफुल हो सकते हैं। तो ये मैप के माध्यम से आप समझिए वेस्ट जो मध्य एशिया है वहां से जो अब 16 महाजनपद है वो कैसा यहाँ पर बढ़ा। तो राजाओं का जो क्रम था
वो अब यहाँ से यहाँ आने लगे, और जब उन्होंने देखा वेस्ट एशिया में साइबेरिया था, वेस्ट एशिया में और सारी प्रॉब्लम थी जहां पर वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहे थे, तो इस तरफ आने लगे। और इस तरफ जब उन्होंने देखा कि लोहा है, जब उन्होंने इस गंगाटिक एरिया में आना देखा तो इस तरफ उन्होंने देखा लोहा है, तो लोहे में उन्होंने देखा लोहे से के माध्यम से उन्हें कृषि में भी और सेना में भी दोनों को बढ़ाने का अच्छा मौका मिला, और अपने क्षेत्र का विस्तार करने की नीति हुई जो वो आयरन की खोज के बाद हुई। तो राजाओं ने विस्तार करना प्रारंभ करा, तो राजाओं ने अपने क्षेत्रों में विस्तार करना प्रारंभ करा। तो ये जो आपका एरिया है ये आयरन युग में काफी महत्वपूर्ण योगदान करता है महाजनपदों के उत्थान में या महाजनपदों के निर्माण में। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे महाजनपद। महाजनपद में आपको 16 महाजनपद मिलेंगे। 16 के 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन करना संभव नहीं है इस आधे मिनट 30 मिनट के अंदर। तो 16 के 16 महाजनपद आप एक बार जरूर उनकी राजधानियों सहित उनको पढ़ लीजिएगा। इन 16 महाजनपदों के उदय में कुछ इंपोर्टेंट जैसे थे अंग, वत्स, मगध, ये कुछ आपके इंपोर्टेंट, चंपा, कुछ इंपोर्टेंट आपके राज्य हैं। तो इनमें सबसे इंपोर्टेंट जो चला मगध चला। और ये जो आपकी 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं, इनमें एक चीज ध्यान देखिएगा, वर्चस्व है, वर्चस्व है, युद्ध करना है और क्षेत्र का विस्तार करना है। क्षेत्र का विस्तार करने के तरीके हैं या तो युद्ध करा जाए या संधि करी जाए। संधि भी दो प्रकार की है, या तो आप आपसी संधि कर लीजिए या मैट्रिमोनियल कर लीजिए या पारिवारिक संबंध बना के कर लीजिए। तो कुछ ऐसा ही हुआ, इनमें वर्चस्व प्राप्ति के लिए दो प्रकार के महाजनपदों में बांटा गया था। महाजनपद थे एक मोनार्की बेस थे, एक नॉन मोनार्की। मोनार्की बोले तो पिता का बेटा जो होगा, मतलब राजा का जो बेटा होगा वही नेक्स्ट राजा बनेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी राजा बन सकता था, ठीक है। तो इसका और इन दोनों के बीच में इस प्रकार से राज्यों का निर्धारण होने लगा। अब इनमें भी वर्चस्व की जब लड़ाई होने लगी तो यहाँ की राजकुमारी या यहाँ का राजकुमार दोनों के बीच में संबंध स्थापित करके एक पूरा 16 जनपदों में से सबको कुछ इंपोर्टेंट जनपद बन गए, और ये कुछ 4 जनपद महान बाहर निकल के आए। और इन 4 जनपदों में से जो सबसे इंपोर्टेंट जनपद बाहर निकल के आया वो मगध साम्राज्य निकल के आया। मगध के बारे में हम पढ़ेंगे, मगध की पूरी बातें में हम करेंगे कि मगध साम्राज्य क्या था। तो मगध साम्राज्य निकल के आया, तो इसे मगध के नाम से जाना जाता है। तो मगध में जो मगध साम्राज्य था, उसमें मगध साम्राज्य में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कौन? हर्यक वंश। हर्यक डायनेस्टी के नाम से इसे हर्यक वंश के नाम से इसे जाना जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बिंदुसार। सही लिखा है? नहीं, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। जी बिल्कुल, बिंबिसार, नॉट बिंदुसार। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। इसका वर्णन हम देखेंगे आगे मौर्य में बिंदुसार का। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पूछा जाता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार या बिंदुसार? तो हर्यक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार है। बी पहले है, डी लास्ट में। अगर याद नहीं होता है, वैसे तो याद हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो बिंदुसार डी लास्ट में आता है, मतलब बाद में आएगा। बी पहले आएगा तो मतलब बिंबिसार पहले आता है। तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अब ये राजाओं 16 जनपदों का कार्यकाल है, उस समय का टाइम पीरियड है। तो आप समझ सकते हैं राजाओं की बहुत सारी पत्नियां होंगी, तो बहुत सारे पुत्र हुआ करते थे। और इसी जो बिंबिसार का टाइम पीरियड है, और यही साइमल्टेनियसली आपका कंटेम्परेरी या समकालीन जिसे कहा जाता है, समकालीन आपका कार्य चल रहा है किसका? गौतम बुद्धा के बारे में। गौतम बुद्धा, इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। और जैन धर्म और जो आपका बुद्ध धर्म है, दोनों को भी हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम इस वंश की फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो बिंबिसार के बाद इनका बेटा हुआ अजातशत्रु, जिसने अपने पिता की ही हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या कर दी थी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के बाद हुआ आपका उदयन, ठीक है। तो ये जो 3 राजा हुए, इन्होंने आपस में ही अपने पिता की हत्या कर दी। उदयन के बाद इनका एक सेनापति था जो काशी में आपका इनका सेनापति था, जिसने आपकी स्थापना कर दी नाग वंश की, जिसका नाम था आपका शिशुनाग। इसने इसको मार के एक नया वंश की स्थापना करी, और जनता भी त्रस्त थी कि लगातार राजाओं का बेटा
मार रहा है अपने ही पिता को, इस प्रकार से कैसे राज्य चलेगा। तो जनता भी इससे काफी त्रस्त हो चुकी थी इस पूरे सिनेरियो से कि क्या चल रहा है ये। तो जनता के द्वारा और कुछ आपसी इंटरफेयर भी रहा अंदर ही अंदर। तो नागवंश का उत्थान हुआ, नागवंश का उत्पत्ति हुई और शिशुनाग इसमें आगे निकल के आए। ठीक है, शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना करी। तो हर्यक वंश यहाँ समाप्त होता है, हर्यक वंश यहाँ समाप्त होता है। हर्यक वंश के बाद आता है आपका नागवंश। ठीक है, हर्यक वंश के बाद आता है आपका नागवंश। नागवंश में हमने देखा शिशुनाग, शिशुनाग आपको देखने को मिलेगा। शिशुनाग ने सबसे पहले करा शिशुनाग। इसके साथ साथ आपको कालाशोक देखने को मिलेगा। आपने ध्यान होगा ये नाम कालाशोक बौद्ध संगीति बुद्ध काउंसिल जो हुई थी वहां पर आपको कालाशोक का नाम देखने को मिलेगा। और पहले हमने बिंदुसार अजात शत्रु का नाम भी पढ़ा, वहां भी आपको बौद्ध संगीति का संबंध देखने को मिलेगा। तो शिशुनाग कालाशोक इसके बाद भी कुछ हुए, उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नागवंश। शिशुनाग से तक ही इतने तक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बेस हमें एग्जाम का बेस देखना है। इसके बाद शिशुनाग के बाद आया एक नया वंश जिसका नाम था नंद वंश। इसमें हमने देखा क्या आपका घनानंद महापद्मानंद, ये नाम आप हमने यहाँ पर देखे। इस नंद वंश के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट वंश जिसे हम जानते हैं मौर्य वंश के नाम से। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका मौर्य वंश। तो मगध के काल में, मगध के साम्राज्य में अब एक ऐसा वंश आ चुका है जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस अखंड भारत के निर्माण में, वो है आपका मगध। नंद वंश की घटना आपको पता होगी किस तरीके से। जब देखिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा पाऊंगा, 30 मिनट का है, रिवीजन क्लास है, डीपली क्लास तो है नहीं। नंद वंश को समाप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आचार्य चाणक्य ने एक नए वंश की स्थापना करी, मौर्य साम्राज्य की, और अखंड भारत के निर्माण की जो उन्होंने सपना सोचा था उसको साकार करने का प्रयास किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के माध्यम से ये सफल हुआ। हम बात कर रहे हैं मौर्य काल की। तो मौर्य में इसका संस्थापक कौन है? बिंदुसार है? नहीं, मौर्य है, भूलते हैं तो मौर्य है, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, CGM चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक है। तो जो फाउंडर है इसका, जो फाउंडर है आपका मौर्य, इसका मौर्य काल का, तो ये है आपका मौर्य सल्तनत का। तो मौर्य काल का जो फाउंडर है वो है आपका कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है कौन आपका? बिंदुसार। इसके बाद आता है आपका देवोनामपुरी के नाम से जाने वाला अशोक। ठीक है, अशोक ने कलिंग का युद्ध करा, काफी युद्ध करे। हम सभी जानते हैं युद्ध किसी भी चीज का अंत नहीं करता है, युद्ध हमेशा करता है तो विनाश विनाश विनाश। तो जो ताकत इस कलम में है वो ताकत तलवार में नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वो ताकत बंदूक में नहीं है। जो कलम की ताकत है या आपकी वाक पटुता की ताकत है वो बहुत कुछ चीजें सॉल्व कर सकती है। आज का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें भी इसी को इसीलिए प्राथमिकता दी जा रही है कि बातचीत से मामला सुलझाया जाए, क्योंकि युद्ध होता है तो विनाश जरूर होगा। भारत करीबन 10 साल पीछे चले जाएगा, तो काफी हानिकारक भी होगा युद्ध। बट अगर चाइना अपनी जिद नहीं छोड़ता है तो युद्ध करना मजबूरी हो जाती है, और हम करेंगे अगर ऐसा होता है तो। बट अभी हम बात करते हैं यहाँ पर अशोक ने जब आपका कलिंग का युद्ध करा उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म की तरफ अपना ध्यान आगे बढ़ाया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा। तो ये हुआ आपका अशोक का टाइम पीरियड आया। इनके बारे में इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा, मैं फ्लो चार्ट आपको बता रहा हूँ। जब ये आपका मौर्यन हुए तो फिर इसके बाद एक आता है पोस्ट मौर्यन एरा। पोस्ट मौर्यन एरा, मौर्यों के बाद का एरा आता है जिसमें हम देखते हैं इंडो ग्रीक का भारत में आगमन हुआ, शक भारत में आए, सातवाहन प्लस आपके कुषाण, तो ये सब चीजें भारत में, आपकी शक्तियां भारत में इन्होंने प्रवेश करा और भारत को इन्होंने जीतने का प्रयास करा। और काफी लंबे समय तक भी इन्होंने अपना टाइम पीरियड वहां पर भारत में शासन किया। इन सभी लोगों ने, इंडो ग्रीक आए, शक आए, सातवाहन आए, आपके कुषाण आए, इन्होंने काफी लंबा समय दिया भारत को। ठीक हैं, जो हमने उस समय छोड़ा था दो चीजें, आपका गौतम बुद्धा या फिर यानी बौद्धा, बुद्ध, और आपके जैनिज्म। उससे पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं, फुल टू रिवीजन, फिर स्क्रीन में चलूंगा मैं आपको लेके। सबसे पहले हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली में हमने देखा इसे 3 नामों से हमें जानते हैं। एक तो इंडस वैली के नाम से ही जानते हैं, दूसरी अब हम इसे जानते हैं हड़प्पा, और से
और तीसरा है आपका ब्रॉन्ज एज, और मृतकों का टीला के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ठीक। यहाँ की जो प्रमुख चीजें हैं वो हमने आपको बताई थी कि ये अर्बनाइजेशन है क्या है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा क्या, वैदिक एरा। वैदिक एरा में देखा हमने कि ये पितृसत्तात्मक रहा था। ठीक, ऋग्वेद की स्थापना हुई, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सारी चीजें हमने देखी। इसमें आपकी आयरन का प्रारंभ हुआ है। आयरन ने बहुत कुछ चेंजेस करे आने वाले टाइम में। वैदिक एरा समाप्त करा। वैदिक एरा के बारे में बाद आया आपका 16 जनपद, और इसी टाइम पीरियड में 16 जनपद के साथ साथ गौतम बुद्ध और जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का भी यहाँ पर निर्माण, दोनों आगे बढ़ रहे हैं। 16 जनपदों का निर्माण हुआ। 16 जनपदों में आपका मगध सर्वोच्च आगे बढ़ते रहा। मगध में हमने देखा हर्यक वंश आया। ठीक है, कौन था इसका फाउंडर? हाँ, सही बोला, इसका फाउंडर बिल्कुल बिंबिसार इसका फाउंडर रहा। हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के बाद हर्यक वंश को समाप्त करा, नाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर आपका मौर्य वंश आया। और मौर्य वंश में सबसे इंपॉर्टेंट हम लेके चलते थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी। फिर बिंदुसार आया, फिर आपका अशोक आया, फिर अन्य आते रहे। इसके बाद हमने देखा पोस्ट मौर्यन एरा। पोस्ट मौर्यन एरा हमने देखा। इसके अंदर हमने देखा पोस्ट मौर्यन एरा के अंदर हमने देखा कि आपके इंडो ग्रीक आए हैं, उसके बाद आपके शक आए हैं, फिर आपके सातवाहन या ऐसे ही कुषाण आगे आए हैं। तो ऐसे आगे ये चलता रहा पूरा सिनेरियो। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध जी। ठीक है, इनका जन्म लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक स्थान पे 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। इनके बचपन का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध को गृह त्याग करने की प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, बौद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से इनके उपदेश परंपरा को माना जाता है। ठीक है, बिंबिसार, उदयन, प्रश्नजीत बुद्ध के अनुयायी थे। ठीक है, तो बिंबिसार, जैसे मैंने आपको बताया, बिंबिसार का संबंध मौर्य काल से था। तो बिंबिसार, उदयन, प्रश्नजीत, ठीक है, युद्ध में प्रमुख अनुयायी थे। नेक्स्ट है दुख, सुख, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई हैं, बुद्ध के अंदर आई हैं। बुद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों का समाहित है। तो त्रिपिटक इसके ग्रंथ के नाम है, सुत्त पिटक, अधिपिटक और विनय पिटक, 3 नाम से जाना जाता है। बुद्ध मत के 3 प्रमुख अंग थे, बौद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी, जो कौन थी? गौतमी प्रजापति। ठीक है, गौतमी प्रजापति। सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। सुत्त पिटक क्या है? बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का एक संग्रह। पूछा जाता है सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बुद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। अधिम पिटक में बुद्ध दर्शन की चर्चा की गई है। हीनयान, महायान, वर्जयान बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। हीनयान का अर्थ है निर्कृष्ट, निर्मल मार्ग, और बौद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, कुषाण के काल में 2 काल में ये बढ़ गया था, हीनयान और महायान, कुषाण के काल में, याद रखिएगा। अब बारी करते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म ऋषभदेव इसके संस्थापक हैं, पहले तीर्थंकर हैं। 23वें पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया? निर्गंथ कहा गया था। महावीर स्वामी 250 वर्ष पूर्व हुए थे पार्श्वनाथ के। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों का प्रवेश किया। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ है। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के थे और माता लिच्छवी राज्य की राजकुमारी। 13 वर्ष की आयु में कठिन तपस्या के पश्चात इन्होंने ज्ञान प्राप्ति करी। ठीक है, कैवल्य के नाम से जाना जाता है जैन ग्रंथ को। 23वें तीर्थंकर से आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता, बल्कि सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों, जीव, चंद्रगुल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद के केसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थकारों का भी उल्लेख मिलता है। आपका गौसाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने थे। जैन धर्म में सिद्धांतों में निर्वित मार्ग का स्थान प्रधान है। तो ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है। ठीक है, ये बात कर ली हमने। ऋग्वेद में आपके केसी सूक्त में तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। ठीक है,
कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे जिन्हें गणधर अथवा गंधर्व कहा जाता था। मौर्य काल में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय में विभक्त हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जैन धर्म से रिलेटेड। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये था पूरा आपका प्राचीन भारत को समझाने की हमने कोशिश करी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और चैनल को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो में। नेक्स्ट में हम कवर करने वाले हैं मिडिवल इंडिया को, फिर चलेंगे हम मॉडर्न, ऐसी ही सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आप बिल्कुल चैनल बने रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।